हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर कक्षा 10 का अर्थशास्त्र में एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसी के प्रश्न उत्तर को जो कि किताब के अभ्यास में दिया हुआ है उसको आज हम लोग पूर्ण करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में इसको स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसा व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के द्वारा जोड़ा जाता है। अर्थात किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य सभी देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज के विश्व में विभिन्न देशों में के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है तो वैश्वीकरण में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। अब आगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो हम उत्तर देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी, यानी वैश्वीकरण के ये विपक्ष में थी, नहीं करना चाह रही थी वैश्वीकरण और उदारीकरण। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आयात की अनुमति दी। सन 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार और निवेश से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं को सुगमता से आयात किया जा सके और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेगी। सरकार द्वारा अवरोधकों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग अपनी भाषा में पहले समझ लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें नई नई फैक्ट्रियाँ हमारे देश में लगना चालू हुई थी। तो उसमें फैक्ट्री की जो स्थिति होती है वो एक बच्चे के समान थी। अगर उस समय ही अवरोधक हटा दिया जाता, उदारीकरण कर दिया जाता, तो उन्हें जो विदेशों में बहुत दिनों से चल रही फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता, जो एक नवीन उद्योग नहीं कर पाता। जिसके कारण क्या होता कि हमारे देश में जो भी नई नई कंपनियां थी, नई फैक्ट्रियां थी, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती। इसलिए स्वतंत्रता के शुरुआती समय में भारत सरकार द्वारा इसे अच्छा नहीं माना गया और अवरोधकों को लगाना पड़ा। फिर धीरे धीरे 1991 की बात है, जब हमारे यहाँ भी कुछ उद्योग कंपनियां मजबूत हो चुकी थी, तब भारत सरकार ने उन्हें अवरोधकों को हटा दिया और उदारीकरण की ओर एक कदम बढ़ाया। जिससे क्या हुआ, हमारे देश की जो कंपनियां थीं, जो फैक्ट्रियां थीं, वो बाहर के देश की कंपनियां और फैक्ट्रियां के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जिससे इनकी गुणवत्ता और मूल्य दोनों में सुधार हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाना स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं।
जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, लेकिन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। जैसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परक फूड्स को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रण करती है। विकसित देशों में बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड का नाम देकर इसे ग्राहकों को बेच देती है। इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन पर नियंत्रण अनेक देशों पर रखती है। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? तो विकसित देश जो होता है वो विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेशीकरण का उदारीकरण चाहते हैं। इसका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर भी अवरोधक हानिकारक है। विकसित देश का मानना है कि अवरोधक हानिकारक है, लेकिन विकासशील देश को अपना देश को पनपने के लिए, अपने देश के उद्योगों को पनपने देने के लिए अवरोधक लगाने पड़ते हैं। इसलिए कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, ये विकसित देश मानते हैं, तथा देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए विवश हो गए। विकासशील देश नहीं भी चाहते हैं कि हम अवरोधक हटाएं, फिर भी विश्व व्यापार संगठन के दबाव के कारण वे अवरोधक हटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने विश्व व्यापार संगठनों के नियम को ताक पर रखकर अपने देश के अवरोधक बना के रखे हैं। क्या यह मुक्त व्यापार एवं न्याय संगत है? यानी कि विकासशील देश को दबाया जाता है और विकसित देश हैं वे कुछ अवरोधकों को बना के रखे रहते हैं, और विकासशील देशों से यह उम्मीद किया जाता है कि वे सारे अवरोधकों को हटा दिया जाए। तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धाओं में धनी वर्गों के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अनेक उत्पादकों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां तो बंद हो गई। इसके चलते अनेक श्रमिक भी बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापार के रूप में व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय तक सुनिश्चित भी नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ को श्रमिकों को
न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी प्रमाण संकेत हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। शिक्षित, कुल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को भी लाभ का हिस्सा नहीं मिला। इससे हम समझ सकते हैं बच्चों कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है सभी लोगों के पास, सभी लोगों को एक समान नहीं मिला है। जो धनी वर्ग हैं उनको उपभोक्ता के रूप में अच्छे लाभ मिला है, लेकिन गरीब लोग इसका उपभोक्ता के रूप में भी लाभ नहीं ले सके। और उत्पादकों में भी बड़े उत्पादकों को ज़्यादा लाभ हुआ है, जबकि छोटे उत्पादकों को इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि श्रमिकों में भी इसका न्याय संगत इसके लाभों का वितरण नहीं हुआ है। कुछ श्रमिकों को तो इसकी मार झेलनी पड़ी, यानी वैश्वीकरण से हानि हो गया। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।